नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे आज सोने पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर भाव ऑल टाइम हाईज के बहुत ही करीब हैं। हमने $2600 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं। जहां तक चांदी की बात है, यहां पर भी कल देर रात 3% की तेजी के बाद $31 प्रति आउंस के लेवल चांदी में भी देखने को मिले हैं। अब यहां से सोने और चांदी की क्या फंडामेंटल्स हैं, प्राइसेस कहां जा सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर बेस मेटल्स की, जहां पर कॉपर 2 महीने के हाईज पर, स्टील 3 हफ्ते के हाईज पर और अच्छा खासा सपोर्ट हमने एल्यूमिनियम और जिंक में भी आता हुआ देखा है। यहां पर कैसे कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। एक्चुअली अगर पिछला 5-6 दिन देखें तो ये काफ़ी बिजी रहा है सरकार के तौर पर भी, क्योंकि काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस, मीटिंग्स असेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर यहां पर जारी हैं। अब दालों पे क्या सेंसस बन रहा है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल, जेएलवी एग्री के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और सोने से शुरुआत कर लेते हैं। संयम, जिस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिली है, सबसे पहले तो एज अ ज्वेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर अब क्या सेंस है, क्योंकि 2600 आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मानना है कि 2700 भी इसी साल में देखने को मिलेगा। 3000 की बातें फर्स्ट हाफ 2025 में की जा रही हैं। भारतीय बाजारों में किस तरह के प्राइसेस के साथ अब आपकी एक्सपेक्टेशन है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, भाव जब ये फेड के रेट्स 0.5% जब घटे 4.755% तक आए, तब उसी दिन रात को $2600 हो गया। फिर ट्रेडर्स ने जब प्रॉफिट बुकिंग की, वापस $40 रेट घटे, लेकिन फिर वापस रेट धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। रेट मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही $2700 के आसपास दिवाली या दिवाली के बाद आ जाएंगे। और अब देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो भी जो 9% थी, अभी कंट्रोल में है, 2.5% तक आ गई है। तो फर्दर 2 इयर्स के अंदर भी जो फेड है वो रेट्स 2.75 या 3% के आसपास तक करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी भी रेट इसके अंदर स्टीम है। 75,000 76,000 के जो रेट्स हैं अभी विद जीएसटी, वो बढ़ के धीरे धीरे 2 से ₹2,500 और बढ़ेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जैसे ही रेट बढ़े हैं तो 10 दिन से थोड़ी सी ग्राहकी कम है, लेकिन अभी श्राद्ध आएंगे, उसके अंदर रिटेलर्स बाय करने लग जाएंगे और दिवाली पिछले साल से वापस 5 to 7% ऊपर ही जाएगी। लास्ट ईयर अगस्त के अंदर 40,000 करोड़ के आसपास गोल्ड इंडिया के अंदर आया था। इस साल 84,000 करोड़ के आसपास गोल्ड अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज है अभी इंडिया की, वो भी अभी रैंप अप हो रही है। एक्सपोर्ट्स भी गोल्ड की जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है वो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो अक्टूबर का महीना है बहुत अच्छा रहेगा। रेट्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम टर्म्स और वैल्यू टर्म्स के अंदर पिछले साल से 5% से ज्यादा की ग्रोथ इस अक्टूबर के अंदर रहेगी और सब अपबीट हैं आगे आने वाले फेस्टिवल के लिए। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं और आपने काफ़ी एग्जॉस्टिवली यहाँ पर समझा भी दिया कि क्या हुआ है, किस तरह के इंपोर्ट्स हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। अब इन करंट लेवल्स में अगस्त बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन संयम सितंबर अब यहाँ से कैसा दिखता है, क्योंकि सितंबर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी, नए ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए देखे, एक ही महीने में $100 की तेज़ी भी यहाँ पर आई है। सितंबर कैसा नजर आता है और आपको लगता है ये जो इम्पोर्ट का सिलसिला है ये आगे ऐसे जारी रह पाएगा? देखिए, जब मेरी लास्ट मंथ भी आपसे बात हुई थी, मैंने बोला कि जो इंपोर्ट फिगर्स हैं वो अगस्त में डबल होंगी, लेकिन उस वजह से गवर्नमेंट को कोई एडवर्स डिसीजन या ड्यूटी के ऊपर जो उन्होंने 15% से 6% किया, इस वजह से अचानक से 68-70,000 के जब रेट्स आए थे, तब अचानक से कस्टमर्स की डिमांड बहुत अच्छी रही मार्केट में। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट की फिगर्स हैं वो 750 टन टू 850 टन के आसपास रहती है। एक महीने में अगर ज्यादा इंपोर्ट हो गई है तो अगले महीने में थोड़ी सी सब्सिडाइज हो जाती है। मुझे लगता है कि सितंबर का महीना अगस्त के महीने के हिसाब से उस लेवल का नहीं रहेगा। इंपोर्ट्स थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन श्राद्ध के अंदर जो बाइंग चालू होती है, उसके बाद नवरात्रे जो 3 अक्टूबर से आ जाते हैं, उसमें कैश फ्लो जो है रिटेलर्स के पास एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहेगा। और जब एक बार हमको नवंबर दिसंबर के अंदर $50 से $100 की मंदी फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर अबाउट 27-50 के आसपास आ जाएगा। अभी कस्टमर्स के माइंड के अंदर है कि गोल्ड का रेट बढ़ेंगे, इस वजह से मार्केट के अंदर जो डिमांड अगस्त के अंदर जो बाइंग हुई है मैन्युफैक्चरर से, जो वो हुई है सितंबर और अक्टूबर की सेल्स को देखते हुए एंड कंज्यूमर की। तो मुझे लगता है कि सेल्स पिकअप होती रहेंगी, एंड कंज्यूमर की सेल्स अच्छी रहेंगी और जीएसटी कलेक्शंस भी
सितंबर और अक्टूबर के अंदर जेमन ज्वेलरी सेक्टर से रिकॉर्ड हाई पे रहेंगे। ऑल राइट, वो तो एक चीज़ है जो सरकार यहाँ पर ऑफ कोर्स वॉच आउट रखेगी ही, क्योंकि जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने अगस्त के महीने में आते हुए देखे हैं मच ऑन द हायर साइड है, ड्यूटी कट हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स और जीएसटी पर ध्यान रहेगा। सही, हम साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि 5% की बढ़त आप यहाँ पर देख रहे हैं अक्टूबर के लिहाज से डिमांड के तौर पर भी। इन हाई प्राइसेस पे किस तरह की चीज़ें इस फेस्टिवल में हम जाता हुआ देखेंगे? वेडिंग बाइंग ऑफ कोर्स अपनी एक बड़ी मार्केट है, वो हैवी है, बजटेड है, वो तो लोग खरीदेंगे ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम गोल्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें इन सेंस ऑफ फिजिकल, वो कहाँ, वो कैसे नंबर्स नजर आते हैं? लोग जैसे ही जब भी भाव नीचे आता है, किसी को भी बाइंग करने की रिक्वायरमेंट हो, अगर ज्वेलरी की नहीं हो, तो वो गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के बार्स बाय करके एक बार अपने पास रख लेता है, उसके बाद ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करता है। अभी एक नया ट्रेंड भी चालू हुआ है, जैसे ही गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं, तभी 18 कैरेट की ज्वेलरी भी अच्छी सेल होनी चालू हो गई है। नॉर्दर्न साइड पे, जहाँ बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे 18 कैरेट की ज्वेलरी अच्छी सेल होनी चालू हो गई है। डायमंड के अंदर 14 कैरेट की भी ज्वेलरी जो है वो अच्छी बिक रही है। तो मुझे लगता है कि जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये भी चल रहे हैं, जो मिलेनियल्स हैं वो लाइट वेट राजकोट के इयररिंग्स, छोटे टॉप्स वो खरीद रहे हैं। ब्राइडल ज्वेलरी भी, जैसे आगे शादी का सीजन आ रहा है, ब्राइडल ज्वेलरी भी अच्छी बिक रही है। तो आने वाला टाइम जो है, जैसे जैसे जो कस्टमर की डिमांड है वो बाय करके रख रहे हैं, और काफी जो जिनकी डिमांड नहीं है वो गोल्ड के बार्स और गोल्ड के कॉइन्स खरीद रहे हैं, एसआईपी फॉर्मेट में खरीद रहे हैं, धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, डिजिटल यानी गोल्ड के फॉर्मेट से भी बाइंग कर रहे हैं। अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर बाइंग है, और क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्या वहां पर बेहतर पिकअप है? देखिए, अगर हम पहले सोचते थे कि जब भी कस्टम ड्यूटी घटी है तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सेलिंग एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो हिट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुबई की मार्केट है, जो सऊदी की मार्केट है, गल्फ की मार्केट है, सिंगापुर मलेशिया की मार्केट है, उसके अंदर अभी भी बहुत अच्छी बाइंग है। इंडिया की जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, काफी डिमांड है। दिवाली तक के ऑर्डर्स जो हैं वो फेज वाइज तरीके से हमें मिल गए हैं। जीजेएस के अंदर भी जो 25 से 28 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें मोर देन 250 इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं जो दिवाली के अंदर अपनी बाइंग को रैंप अप करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी गोल्ड की डिमांड और इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी है। जिस तरीके के एफपीए दुबई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, उस वजह से भी इंडियन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वो बहुत अफोर्डेबल हो चुके हैं। ऑलराइट सैम, क्योंकि जो आपने यहाँ पर ये बात करी, जो जीजीसी का यहाँ पर इवेंट है, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हम सुनते रहे हैं कि वन नेशन वन रेट को लेकर यहाँ पर काफ़ी बातचीत है, उसके ऊपर किस तरह का कामकाज जारी है, और कितनी ज्योग्राफीज, कितने ज्वेलर्स, किस तरह से वो अब यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है? कि हमारी मीटिंग है 24 सितंबर को, जहाँ पर जी 300 टॉप इंडिया के रिटेलर्स आ रहे हैं और 18 कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से। देखिए, इसमें काफी चर्चा हुई है कि रेट कौन सा रखेंगे। कहीं गुजरात के अंदर जो 92 का रेट होता है 22 कैरेट का, वहां पर 86, 87 के रेट्स रख रहे हैं कस्टमर को लोभित करने के लिए। कहीं पे 98 के रेट्स रख रहे हैं। तो पूरे इंडिया अगर रेट में आना चाहिए तो एक रेट में आना चाहिए, ऐसे जीजेसी का मानना है। तो हमारी या सोच है कि 92 से 93 के जो 24 कैरेट के रेट से उसको मल्टीप्लाई करके 93 या 93, 94 के रेट्स रख के, उसके बाद 1% जो ओल्ड गोल्ड सेल करने आते हैं को डिस्काउंट देके वापस बायबैक किया जाए। आने वाले 24 सितंबर को हम रेट्स डिक्लेयर करेंगे। पूरे इंडिया के जितने रिटेलर्स हैं उनको एक ही रेट देना है। बाद में वो अपना लेबर के ऊपर, अपनी मेकिंग के ऊपर compete करें, लेकिन गोल्ड रेट जो इंपोर्ट के अंदर एक ही रेट में इंडिया के अंदर आता है, वही रेट के अंदर कंपटीशन होना चाहिए। उसके अंदर कस्टमर को कोई भी तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, एक फाइनल क्विक वर्ड संयम, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे लोग, आप लोग इकट्ठे होने वाले हैं 24-25 सितंबर, विच इज़ अगला हफ्ता, यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत भी होने वाली है। क्या सबका कंसेंसस है? क्या आप हम ये समझते तो हैं ही कि वन इंडिया वन रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड होगा, क्योंकि सभी डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग यहाँ पर रेट्स हैं, तो क्या एक मोटा मोटी कंसेंसस बन चुका है? See, we have got 90% consensus from India. Only Okay. there are some places in Gujarat that is not agreeing to this. We are trying to get them also on the same page. But more or less, from all the corporates, 20 corporates who are having more than 42% business in India, they have agreed to one rate, and more than 300 top retailers of India, which also. तो संयम, अगर ये 10% साथ में नहीं भी जुड़ते हैं तो भी क्या इसका ऐलान कर दिया जाएगा? Yes, we will do it, और उनको धीरे धीरे आके हम लोग will get them on page.
तो ये व्यूअर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी बात होगी कि आप कंट्री में कहीं पर भी ज्वेलरी खरीदें, सोना खरीदें, वन कंट्री वन रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटेल और ज्वेलर्स यहाँ पर सोना बेचेंगे। और जैसे सही हमने कहा, ऑफ कोर्स आप लेबर पे और एक्सचेंज पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस रेट होगा सोने का वो अक्रॉस इंडिया यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी खबर है एंड उसके एक ऑफिशियल ऐलान की भी यहाँ पर इंतजार करेंगे कि किस तरह का रेट है, क्या आपका कंसेंसस निकल के आता है। सही, बहुत शुक्रिया एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर आपका वो जो इवेंट है और वो अनाउंसमेंट्स भी है, उसका इंतजार रहेगा। तो ये तो बात हुई सोने के प्राइसेस की, और जितना कुछ यहाँ पर सोने को हो रहा है, चाहे वो फेस्टिवल बाइंग है, इन्वेस्टमेंट बाइंग है, और जिस तरह से ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन को अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन अब बात चांदी की करते हैं और हमारे साथ किशोर जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, ओवरनाइट 3% की तेजी चांदी में $31 पर आउंस का लेवल आ चुका है। माना यह जा रहा है कि चांदी आके जाके सोने को आउट परफॉर्म करेगी, सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो हम यहाँ पर सिटी की, जेपी मॉर्गन की, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी देख रही थी मैं, और सभी का मानना है कि $35 to $38 पर आउंस फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 तक हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं सिल्वर के प्राइसेस? थैंक यू मनीषा जी। अगर सिल्वर का देखा जाए तो अकेला अगस्त का एक महीने में सोना में इंपोर्ट हुआ था डबल, मतलब 40,000 करोड़ का 80,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ था कंपेयर टू 2023। अगर चांदी में देखें तो 1300 करोड़ वाज 2023 का अगस्त का इंपोर्ट का फिगर, और इस साल अगस्त का देखा जाए तो 11,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है अकेला अगस्त के महीने में। किशोर जी, 1300 करोड़ वर्सेस 11,000 करोड़, दैट इज 7 टाइम्स द इंपोर्ट ग्रोथ इन इंडिया। सो ऑफ कोर्स वैल्यू भी बढ़ी है चांदी की काफी ज्यादा, जो लास्ट अगस्त में प्राइसेस रहे होंगे। तो लास्ट अगस्त अगर आपको याद हो, क्या थे प्राइसेस? लास्ट अगस्त समवेयर वी वर नियर 76,000 रुपीस। ओके, या तो दैट मींस वैल्यू और वॉल्यूम वाइज दोनों ही यहाँ पर काफी बढ़त हुई है। 100% वैल्यू और वॉल्यूम वाइज दोनों बढ़त हुई है। सितंबर इज गोइंग बिट स्लो, लेकिन जैसे नवरात्रि हिंदुस्तान में, जैसे ही नवरात्रि होगा, नवरात्रि स्टार्ट होगा, तो वी विल सी दैट देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड इन सिल्वर एंड गोल्ड। किस तरह के आगे जाकर इंपोर्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? जैसे संयम भी अभी कह रहे थे कि अगर एक महीने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है तो सितंबर में शायद कम रहेगा, अक्टूबर में शायद हम फिर बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इस साल का, अगर आपने कोई कैलकुलेशन लिया हो कि इंडिया कितना इंपोर्ट देख सकता है चांदी का इस बार? मनीषा जी, आई सी देयर इज समवेयर नियर 5 to 7% मोर ग्रोथ दिस ईयर। 7% का ग्रोथ तो 100% लग रहा है, और जिस हिसाब से अगस्त के फिगर्स आ गए हैं, तो सिल्वर का तो we see a very huge demand going in India, and imports में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। 5 to 7% is 100% growth rate in India this year। किशोर जी, अगर मुझे चांदी खरीदनी हो इस फेस्टिवल सीजन में तो किस लेवल पे खरीदनी चाहिए और क्या खरीदना चाहिए? चांदी आपको तो हर भाव में खरीदना चाहिए। चांदी तो कमिंग सीजन्स में हमारा जो 1 लाख का सपना है, चांदी 1 लाख टच होने वाली है, तो हमारा ये सपना है कि आप 100% चांदी में इन्वेस्ट कीजिए। इट इज अ सेफ हेवन बाइंग एंड नो डाउट अबाउट इट। तो आप हर भाव में चांदी खरीद सकते हैं। ओके, और क्या बेहतर बिक रहा है? क्या आप बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कंज्यूमर्स की डिमांड की तरफ से आएगा? तो आपकी कैसी तैयारी है? अभी धनतेरस आने वाला है, तो धनतेरस चांदी के लिए इज द बिगेस्ट सीजन, और धनतेरस पे चांदी के सिक्के, पूजा के बर्तन, पूजा की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां, और घर के जैसे ही शादी आएंगी तो मेवा सेट, हलवा सेट, डिनर सेट, चांदी के हर तरह के बर्तन बिकते हैं। और ज्वेलरी में भी काफी बूम है। ज्वेलरी में अभी अगर आप देखें तो लाइट वेट ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, ये सब हिंदुस्तान में क्रेज हो गया है। पीपल आर रियली लविंग सिल्वर। जी हाँ, सिल्वर के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा से यहाँ पर रहा है, और क्योंकि चांदी के भाव लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और लाख की बातें आप लोग लगातार किए जा रहे हैं, जहाँ पर चांदी जा भी रही है तो क्लियरली डिमांड काफ़ी बेहतरीन है। किशोर जी, आशा करते हैं कि आपके लिए ये फेस्टिवल सीजन बहुत बेहतरीन हो, और उसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की।
और यही हाल काफ़ी हद तक ट्रेडर्स का भी है। और अब हम जानते हैं कि दलहन किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है। तुअर उड़द मसूर की 25% की जो खरीद सीमा है वो हटा दी गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हैं। विवेक, एक और नोटिफिकेशन और अब इसके क्या मायने हैं और क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप ऑलरेडी ऑन ट्रेड? नमस्ते मनीषा जी। निश्चित रूप से जो 100 दिन का सरकार का लक्ष्य था कि वो किसानों के लिए कुछ इस बार ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और उसके कारण ही उन्होंने ये निर्णय लिया है। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है भारत देश की वो खत्म हो जाए और उसी लिए उन्होंने जो उड़द, तुअर, मूंग और इन सब चीजों को एमएसपी पे खरीदने का अपना लक्ष्य रखा है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये अभी कल के पत्रकार वार्ता में इस बात को उल्लेख किया है कि हम इस बार पूरी तरीके से एमएसपी पे हम खरीदेंगे दलहनों की और उनका पूरा फोकस है कि हम इम्पोर्ट पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ये ऐसे तो प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे जरूर है कि अगर सरकार ने इस पे फोकस किया है तो इस पे कुछ असर आएगा और किसानों को उसका सीधा लाभ होगा। ट्रेड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इम्पोर्ट पे थोड़ी डिपेंडेंसी कम होगी, पर चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा मानसून पे डिपेंड कंट्री हैं तो ये इस चीज को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा मनीषा जी। और सरकार को ये जो कदम उठाए हैं इनको लगातार बनाए रखना होगा। आपने अगर फोकस इस 100 दिन का रखा है तो आपको नेक्स्ट 3 साल 5 साल इस पे ही काम करना होगा, तो ही ये इसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज 2015-16 में भी सरकार ने दलहन की मुहिम चलाई थी और जब तक मानसून अच्छा रहा, प्रोडक्शन अच्छा रहा, इम्पोर्ट कम हुआ, हमने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया, पर जैसे ही मानसून खराब हुआ वो फिर हम इम्पोर्ट पे आ गए थे। तो सरकार जरूर काम कर रही है, लेकिन इस पे थोड़ा सा एक लंबी योजना का जरूरी है समन्वय होना और उसका जब क्रियान्वयन अच्छे से होगा तो हो सकता है हम नेक्स्ट 2 साल 3 साल में इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी अपनी काफी कम देखें। एब्सोल्युटली। तो विवेक, आप ये कह रहे हैं कि जो ये वाला स्टेप है सरकार का, इसका सेंटिमेंट इम्पैक्ट ज़्यादा है ट्रेड की तरफ और ऑफ कोर्स आगे जाकर किसानों के लिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव ये है ही। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तो आपने बात की ही है, लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट के लिए ट्रेड के लिहाज से, किसानों के लिहाज से नई फसल आने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ और दालों में देखने को मिल पाएगा? देखिए मनीषा जी, सरकार ने सारे कदम उठा लिए। आपने देखे पिछले 3-4 दिन पहले जो बहुत 5 बड़े डिसीजन आए थे, उसमें येलो पीस इम्पोर्ट को भी एक्सटेंड किया, जो कि पूरी इंडस्ट्री की अपेक्षा के अनुकूल नहीं था, वो बिल्कुल विपरीत था। पर उसमें सरकार ने ये समझा उस बात को कि इस पीली मटर के कारण, इम्पोर्ट के कारण बाकी दालों के प्राइस कंट्रोल रहते हैं। तो सरकार का पहला लक्ष्य है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे, दूसरा लक्ष्य है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। दोनों अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टी है, बट सरकार दोनों में निश्चित रूप से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे दालों के प्राइसेस कम होंगे, जो प्राइस काफी बढ़े हुए हैं, और इस बार प्रोडक्शन अपना अच्छा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म पे तो मुझे लगता है दालों के प्राइस स्थिर रहेंगे। इम्पोर्ट में इस पे थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, पर प्राइस मोर और लेस स्टेबल रहेंगे रादर देन बढ़ने के। ओके, तो ये एक ऑफकोर्स पॉजिटिव खबर है। एक तरफ सरकार यहाँ पर किसानों के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पर ना देने पड़े। विवेक, बहुत शुक्रिया उस खबर पे रिएक्ट करने के लिए। हमारे साथ अब डॉक्टर धर्मेश भाटिया भी हैं। धर्मेश, हम सोने चांदी पे बात कर रहे थे, सभी लोग काफ़ी वहाँ पर बुलिश हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का बाजार एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, मेटल्स पे क्या करने की राय है? हाँ, देखिए बेस मेटल की बात करें तो डेफिनेटली जिस रफ्तार से डॉलर में पिटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कमोडिटी मार्केट में आपको हरे निशान में सारे कमोडिटी दिखने मिलेंगे। आज भी गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल सारे ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहे हैं। पिछले अगर आप डॉक्टर कॉपर की बात करें तो मैं काफी फर्म हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर की जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। अराउंड 840 से लेके 850 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। जब तक 800 का स्तर टिका हुआ है, फंडामेंटली काफी फर्म है। अगर आप कॉमेक्स में भी आप ट्रेड करते हो तो कॉमेक्स में भी आप देखिए तो मार्केट काफी स्लो एंड स्टेडीली 435-440 के लेवल पे आ चुका है, जो 400 की कमोडिटी थी। तो यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली बाय हो रहे हैं। रेट्स कम होने के कारण कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सस्ती होगी तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ सकती है, पिकअप हो सकती है, और यही मार्केट में आप दर्शा रहा है कि चांदी में भी तेजी देखने मिल रही है, जो 50% बुलियन कैटेगरी में आ रही है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप हर डिप पे बाय करके चलिए जब तक 800 का लेवल टिका हुआ है। फंडामेंटली टेक्निकली दोनों फॉर्म रहेगा। ओके, और एक फाइनल वर्ड यहाँ पर कच्चे तेल में, जहाँ पर 74.5 के लेवल्स अब यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये एक और हफ्ता है जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से क्या करने की राय है? देखिए कच्चे तेल की बात करें तो जिस तरह कच्चे तेल में एक टर्न अराउंड देखने मिला है, जब प्राइस बैकवर्डेशन में था, अभी मार्केट या तो फ्लैट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। तो मैं सलाह दूंगा नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करने की। पिछले WTI की बात करें तो काफी स्लो एंड स्टेडीली ये पिकअप हो रहा है प्राइस, और यहाँ से आप देखिए तो 6200 से 6400 की तरफ
डोमेस्टिक मार्केट में आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो फिर से प्राइस $74-75 के लेवल आके छू सकता है। तो बाय साइड में रहने की सलाह रहेगी। ठंडी का माहौल भी पिकअप होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। ऑलराइट, तो चाहे फिर वो सोना है, चांदी है, मेटल्स में कॉपर है और फिर एनर्जी में क्रूड है, सभी में खरीदारी की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया धर्मेश साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की।